बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मैंग्रोव जहाँ हमारे ज़मीन पर कुदरती आफात को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं ज़मीन के अंदर मौजूद आबी हयात की बका के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात मुस्लिम रज़ा सैयद साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे टिमर के जंगलात की हमारी ज़िंदगी में और समंदरी हयात के लिए क्या अहमियत है। अच्छा मुस्लिम रज़ा साहब, देख रहे हैं हमारे आगे पीछे तमाम तरफ मैंग्रोव्स ही मैंग्रोव्स हैं। क्या है ये मैंग्रोव्स, बेसिकली क्या चीज़ है ये मैंग्रोव्स जो हैं, जिसको हम उर्दू में टिमर कहते हैं, ये असल में एक ऐसी श्रब है और एक ऐसा दरख्त भी कह सकते हैं आप इसको, जो हमें बहुत से फ़ायदे पहुंचाती है। और हमारे पास जो है इस अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत से हमें आरास्ता किया हुआ है कि हमें इन मैंग्रोव्स दिए हुए हैं, जो समझ लें कि जितनी जो आबी हयातियात हैं उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये इरोजन जो होता है ज़मीन को होल्ड करती है, हर किस्म की सुनामी से, आपके साइक्लोन से, तूफ़ानों से ये बचाते हैं हमें। और ये जो मासूम दरख्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे लिए समझ लें निजात दहिंदा हैं। ये बात यह है कि जितनी भी हमारी आबी हयातियात हैं वो यहीं इन्हीं की जड़ों पे आकर जो है वो अपने अंडे देती हैं। जितने हमारे नेचर हैबिटेट के जो हमारे आप समझ लें कि परिंदे थे जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो आते हैं, उनको भी यहाँ पे खुराक मिलती है। फूड चेन है, स्टे करते हैं वो जो उनका सीज़न होता है अक्टूबर से लेकर आप फरवरी तक। आप देखें मैंने खुद यहाँ पर इन्हीं इलाकों में जो है पेलिकन्स भी देखे हैं, फ्लेमिंगोज भी देखे हैं, मैंने स्टॉक्स भी देखे हैं, यहाँ पर मैंने कूट्स भी देखे हैं। ये तमाम मैं उनमें उर्दू में बता दूँ, इसमें सारस देखा है, कूंज देखी है मैंने, बगला देखा है यहाँ पर। तो ये एक आपके नेचुरल हैबिटेट, एक शहर के बीचों बीच में, एक अर्बन एरिया के बीचों बीच में अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी दी हुई है कि आपको मैंग्रोव्स के जंगलात आपको मिले हुए यहाँ पर। इन जंगलात का इतना फ़ायदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ख़ास तौर पे हमारे अर्बन एरियाज़, कराची की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इन जंगलात को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, इनको बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। और इसकी मैं आपको बता दूं कि जो लैंड रिक्लेम कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी हमने पूरे, अगर आप जाएं तो जो चाइना क्रीक, जिसको आप बोर्ड बेसिन का जो एरिया है, उसमें भी आप देखें तो एक पट्टी थी जो वहाँ पे मैंग्रोव्स की थी, जो ख़त्म हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर तकरीबन सब बची खची रह चुकी है वहाँ पर। के हवाले से बात कर रहे हैं, जो टिमर के जंगलात होते हैं उनके बारे में। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिरा उमर। और माहिरा उमर इसलिए हमारे साथ मौजूद है कि माहिरा उमर का एक आर्टिकल गुज़श्ता दिनों आया था, जिसको पढ़ने के बाद ही हमने इनसे रब्ता किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आर्टिकल आपने लिखा मैंग्रोव्स पे, क्या ज़रूरत पेश आई, आपने क्या ऐसी चीज़ देखी कि आपने वो आर्टिकल लिखा? जब मैं फिल्मिंग के लिए निकली थी सिटी बाय द सी के लिए, तो हम तो मैंग्रोव की तलाश में निकले थे। तो जब हम मैंग्रोव्स के करीब पहुँचे, कुछ इलाके थे जहाँ पे हमने ख़ुद देखा कि हम तो कुछ सुकून वाला माहौल वहाँ फ़िल्म करने गए थे, और उनके क्लोज़अप, उनके जड़ों के, और जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आती है, तो हमने देखा वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो मैंग्रोव के बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो काट रहे हैं बाकायदा। हमारे इत्तेफाक से हम बल्कि एक दिन तो ऐसा था कि हम गए तो कुछ लोग आरियां लेके, कोई 6-8 लोग। कौन सा एरिया था जहाँ पे कटिंग हो रही थी? ये जो इलाका था ये केमाड़ी के करीब ही था। हम किश्ती लेके गए थे। मतलब केमाड़ी पे जो है, जैसे आपने बताया बाबा आइलैंड है, ये बेसिकली जो सैंडस्पिट के बैक वाटर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी मैंग्रोव्स हैं। अगर सनस्पिट वही ना जो 1906 में जब एक तूफान आया था, उसमें पानी में पूरा ये डूब गया था सनस्पिट पूरा। जी बिल्कुल। सनस्पिट बेसिकली एक सैंड बार है। तो सामने खुला समंदर है और एक पतली सी पट्टी है सैंड की, और पीछे जो है वो तिमर के जंगलात हैं, जिनको हम वेस्टर्न बैक वाटर कहते हैं कराची का। तो खैर हम उस इलाके में किश्ती लेके हम चैनल्स में जा रहे थे, तो हमने देखा चंद लोग आरियां लेके और एक बहुत ही बड़े दरख्त को मैंग्रोव के काट रहे थे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये काट रहे हैं। खैर उनकी आरी उसमें फंस गई थी और वो दरख्त कटा नहीं। ये शाम का वक्त था, तो उन्होंने हमसे कहा, हमें पता ही चला कि आपने बात की थी उनसे, कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हमारे सामने वो ये कर रहे थे। तो उस वक्त टाइड भी चढ़ रही थी, तो वो दरख्त पानी से कवर हो रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम इसको काटेंगे, कल शाम को आप आ जाएं। तो खैर आधे से ज़्यादा वो काट चुके थे, लेकिन गिरा नहीं था। हम वहाँ पे दोबारा पहुँच गए अगले दिन सुबह,
और इत्तेफाक से वही लोग थे और हम जैसे ही करीब पहुँचे हमने कैमरा ऑन किया। 2 कैमरे थे हमारे पास और हमने उन पे फोकस किया। वो काट रहे थे, उस वक्त लो टाइड थी तो वो लोग कीचड़ में सब बैठे हुए थे और वो दरख्त कैमरे पे जो है वो गिर गया। हमें इनका मैं बताऊं कि इसकी अफादियत जो है वो इतनी ज़्यादा है, ये आप समझ लें कि ये मुस्तनद तस्लीम शुदा अफादियत है इसकी। कि सबसे बड़ी बात है कि हम एक ऐसे इन तूफ़ान के दहाने में बैठे हुए हैं कि आपको शायद याद होगा कि 1906 में एक इसी तरीक़ा का तूफ़ान कराची में आया। पढ़ा हमने, मुझे तो याद हाँ, नहीं, और उसमें हमने पढ़ा उसको। और उसमें क्या हुआ था कि जो ये मनोड़ा हो गया इसका और सैनस्पिट हो गया, यहाँ पे पानी के इतने के जो रेले थे वो शहर में दाखिल हो गए थे और वो एक ऐसी कैलेमिटी थी कि आज उस वक्त इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। आज हमारी पॉपुलेशन जो है वो आप देख लीजिए कि वो 20 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, ठीक है ना। और कराची शहर की पॉपुलेशन भी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। तो अगर अब इस तरह का कोई हमें डिज़ास्टर फेस करना पड़ गया तो हमारे पास उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं है। क्योंकि अब तो सनसेपुर मनोड़ा पे ठीक-ठाक आबादी है इन एरियाज़ में। भैया आप ये देखें ना कि आप ये देखें जो अब कराची शहर जो है हाई राइज बिल्डिंग का एक जुमा बाज़ार है। अगर यहाँ पर इस तरह का कोई सुनामी या कोई इस तरह का साइक्लोन कोई आ गया तो आप ये देखेंगे हम सर्वाइव कहाँ करें, हम तो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। इन मैंग्रोव्स की केयर के लिए कोई इदारा है जैसे महकमा जंगलात है, उसके पास इनका कोई राइट्स आते हैं कि इनको केयर करनी है? बिल्कुल बहुत सी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ WWF इसके लिए काम कर रही है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि जैसे आजकल जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमतों का जो भी निज़ाम चल रहा है तो उसमें ये कि प्राइवेट NGOs हैं वो काम कर रही हैं और जो हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं स्कूलों में कॉलेजेस की सतह पे लोगों को अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं हम। और मैं समझता हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल बच्चों का, क्योंकि आज जो बच्चे, मैं समझता हूँ अगर आप 30 साल पहले चले जाएँ तो स्कूलों में पता ही नहीं होता बच्चों को टिमर क्या चीज़ है, मैनग्रोव्स क्या चीज़ है। लेकिन आज आप स्कूलों में जाएँ तो उनको देखें वो सफिशेंट नॉलेज रखते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से हमने यहाँ पे बोट रोकी भी है और मैं कुछ एरिया मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे खुशकी है यहाँ पे। हाँ, तो ये पॉसिबल है कि हम यहाँ उतर के देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं उतर सकते। और बिलाल तुमने सुना है ना, मोहब्बत को समझना है तो वाइज खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। चलो, क्या बात है, मतलब डरने की बात नहीं है। चलें इसमें बैठे। अच्छा मुझे बाहर से तो हम देख रहे थे कि बड़ी झाड़ियाँ होनी है, यहाँ तो एक बड़ा तनावर दरख्त है हमारे सामने। ठीक है ना, यही तो बात है। मैंने कहा जब हम करीब जाएंगे तो फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। आज इस तने का जो डायामीटर है वो 48 इंच है, यानी 48 इंच को तकरीबन 25 से 30 साल के दरख्त का जो है डाया जो है वो 48 इंच होता है। मतलब 25-30 साल पुराना दरख्त ये तकरीबन कम से कम ये दरख्त जो है 20 से 25 साल पुराना है। ये मुझे तो इससे भी तनावर दरख्त नजर आ रहा है सामने से। और भी आपके तनावर दरख्त नजर आएंगे, बिल्कुल। मतलब वो दरख्त तो ऐसे हैं कि निकलते गए बढ़ते गए, निकलते गए बढ़ते गए। तुम्हें इससे अंदाजा ये होगा कि इससे करीब आके जब हमने इसको देखा तो इससे अंदाज़ा ये हुआ कि ये कितना बड़ी वेल्थ है, कितनी बड़ी कीमत है। ये पूरे दरख्त की लकड़ी को सोचो, इस बड़े का ये है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमें दूर से तो हमें ऐसे लगता है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ, शायद इन झाड़ियों क्या सही है, लेकिन यहाँ है तो पूरा एक बाकायदा और जंगल है। किस वेटलैंड पे किस तरीके से दरख्त कायम और दायम है, इसने पूरी ज़मीन की इरोजन को पकड़ा हुआ है। यानी खुदा का करिश्मा है ना कि हर तरफ पानी है और पानी के बीच में किस तरीके से दरख्त खड़ा है। इससे अंदाजा लगाओ कि जब ये दरख्त इधर खड़ा है तो ये दरख्त जो है वो किस तरह हमारी मिट्टी को जाने नहीं देगा वहाँ पर, ये मिट्टी को भी रोक के रखेगा। शुरू कर दिया मैं हमारे पॉइंट से यहाँ पे एक नए जारी बात समझेंगे हम फिर काटने के लिए आ गए हैं। अच्छा, लेकिन कोई ये नहीं पता है हम मोहब्बत करने वालों में से कि हमारे शहर में जो साइक्लोन आते हैं, जो तूफान आते हैं या फिर और कुदरती आफात आती है, उनको रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ना, इसकी मैंने तो बताया ना, हैंगिंग रूट्स होती हैं इसकी, यानी मतलब जो है इसकी जो जड़ें हैं ये पकड़ लेती हैं जाकर, और पकड़ के जो जितनी हमारी जो मिट्टी है ना इसको होल्ड करती हैं। अब किसी चीज़ को आप दरख्त का जो आपको तो पता है कि आम दरख्त जो जंगलात में भी होते हैं दरख्त, उनका भी जो सब इस वक्त जो हमारी जो मड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, जो लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, उसका मेन कॉज इज़ दैट कि वी आर चॉपिंग ऑफ द ट्रीज़। और वो दरख्त जो हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं। मतलब ये आज हम सुनने वाले और देखने वाले को समझ जाएं
कि ये हमारी ज़मीन को पकड़ के रखते हैं और ये वो कोस्टल एरिया की ज़मीन है कि अगर इसको इन्होंने खुला छोड़ दिया तो एक भी पानी का रेला जो है उस शहर को बहा के ले जाएगा। अच्छा, ये तो दरख्तों का आपने बता दी, ये क्या चीज़ है नीचे हमारे जो देखिए ये जो है आप इसमें ये एकदम से मैंने उठाया तो उसके बीच में कुछ निकला। ये बिलाल कुदरत का जो है ये कुदरत का एक साइकिल है कि दरख्तों में ऊपर से बीज भी गिरते हैं, फिर दोबारा उनमें से सैपलिंग्स निकलना शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से हम इन सैपलिंग्स को ले जाके आगे भी लगा सकते हैं। इनके बीज हमें हासिल कर लेते हैं, बीजों से हम इनकी सैपलिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर हम इनको डिस्ट्रॉय ना करें, इनको ज़िंदा रहने दें, इनको छेड़ें नहीं, तो तभी बढ़ेंगे ना। इधर तो मसला ये कि इधर भी आप सामने देखें कहाँ पे आपको टूटे फूटे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इधर गिरे हुए हैं, उधर गिरे हुए हैं, उधर गिरे हुए हैं, उधर गिरे। इसको आज अंदर आने का हमारा मकसद यही है कि हम आके मौजे बला उनको भी ज़रा 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं, तो हम तो अंदर आए हुए हैं ना, हम अंदर आके ग्राउंड रियलिटीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा, काफी शायराना ज़ौक़ भी रखते हैं और यहाँ के तो आपको कुछ ज़्यादा शायराना मूड हो गया। नहीं, मेरा तो यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलें। कपड़े जो है हमारे वजह से काफी ज़्यादा परेशान। मैं देख रहा हूँ जितने भी आप बता रहे हैं ये गिरे हैं पौधे यहाँ पे, इनके साथ जो नीचे ये फोम सा बना हुआ है, हाँ, ये देख कैसा लग रहा है, जड़ें हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है। मतलब ये देखें ना, हम चल रहे हैं यहाँ पे, इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम पानी के बीचों बीच में आराम से चल रहे हैं। कैसा लगा बिलाल तुम्हें? खुद जाकर ग्राउंड रियलिटी देखी, खुद अंदर जंगल के अंदर चले गए और जाके आउट क्लास के जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही गया हूँ ऐसी जगह पे। अच्छा। तो एक पहला एक्सपीरियंस और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मुझे फील हो रहा था कि मैं समंदर पर खड़ा हुआ, ऐसा फील हो रहा था समुद्र के ऊपर खड़ा हुआ। अंदाजा भी हो गया होगा कि तुम जब महसूस कर रहे थे कि तुम समुद्र में खड़े हो, तो ये बेचारे मासूम दरख्त इन्होंने हमारी ज़मीन को कैसे रोका। पचास अक़साम है इसकी मैंग्रोव्स की, 50 दुनिया में 50। अच्छा, दुनिया भर में 50 और हमारे पास जो है वो है एविसीनिया मरीना, जो हमारी किस्म है हमारी। ठीक है। और ये जो है इसी के नाम पे आपने देखा मरीना क्लब और ये वो, क्योंकि हमारी अच्छा, इन्हीं के नाम पर। हाँ, ये हमारी तो स्पीसी है ना ये। और वैसे दुनिया में 50 इसकी किस्में मौत पाई जाती हैं। और जो है हमारे पास जो है अब और सबसे बड़ा इसका जो फॉरेस्ट है वो फ्लोरिडा में है, और हमारे पास छठा बड़ा ज़ख़ीरा जंगल जो है फॉरेस्ट का पाकिस्तान में है, मैंग्रोव्स का। हाँ, छठा बड़ा। अच्छा, आबी हयात को तो आपने बताया कि ये जो है आबी हयात उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो उनको नुकसान क्या क्या होता है? इसको नुकसान सबसे बड़ी मतलब आबी हयात के सबसे ज़्यादा मेन किस काम आता है? खुराक के काम आता है। आबी हयात जो है वो हमारी जो श्रिम्स हैं, हमारी जो मछलियाँ हैं, ये अंडे कहाँ जाके देंगी? ये अंडे इन्हीं की जड़ों पे आके देती हैं। जब मीन्स उनकी नर्सरी है। नर्सरी है ये। अगर हम उनकी नर्सरी उठा देंगे, हम उनकी हैबिटेट को तबाह बर्बाद कर देंगे, तो कहाँ जाएंगी? मतलब वो ऐसे हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ना फिर वो। मतलब जिस तरीके से आपको परिंदे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो परिंदे क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं आपको? इसलिए कि परिंदों की जो ग़िज़ा है वो आपने उड़ा दी। सही। अब आपने परिंदों को, अब एक परिंदा जिसको घर चाहिए, जिसने अपने घर में जाके उसने रहना है, वो आप घर ही उड़ा देंगे उसके, तो कहाँ जाएगा वो तो फिर उस तलाश में निकल जाएगा, कहीं और निकल जाएगा। अब साइबेरिया से जितने बर्ड्स आते थे, वो बर्ड्स जो हैं वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते थे, वो जब देख रहे हैं कि हमारी आमाज गाहें हमारे लिए सेंचुरीज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी, गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सेंचुरीज़ फॉर देम, लेकिन थिंग इज़ दैट कि उस सेंचुरी पे गवर्नमेंट का अपना इस्तेहकाक इतना ख़त्म हो चुका है कि उन सेंचुरी में सब कुछ वो सारे इलीगल काम हो रहे होते हैं, जो कि जिसके लिए वो सेंचुरी बनाई जाती है परिंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे ब्रीड करें परिंदे। अच्छा, आपने उनसे जानने की कोशिश की किस मकसद के लिए काट रहे हैं वो? एक तो आपने बताया कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही थी, या इसी मकसद के लिए काट रहे थे, या फिर किसी और मकसद में इस्तेमाल की जाती है वो लकड़ी? एक तो ये कोई होगा टिम्बर माफिया, या जो लोग जंगलात, आपको पता है हमारे मुल्क में जो फॉरेस्ट कवर है, एक तो वो वैसे ही इतना कम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो काट रहे होते हैं जंगल, चाहे वो हमारे पहाड़ों में हो या हमारे साहिल पे हो। तो जो लोकल लोग हैं वो तो बेसिकली फायरवुड के लिए काटते हैं और अपने ऊँटों को खिलाने के लिए भी काटते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब वो
सूखी लकड़ी ही निकालते थे वहाँ से जो अच्छा, ऑलरेडी कहा ही गिरी हुई जाता है। है, हमने एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने बताया था कि ये ऊँटों की फेवरेट तरीन खुराक है जो ये चीज़ है। जी। ठीक है। अच्छा, ये टिम्बर का जो जंगलात है काफ़ी आपने रिसर्च की, उसके बाद फिर आपने आर्टिकल लिखा, तो इसका एक टाइम पीरियड कितना है, कितने अरसे में ये ग्रो करता है और फिर एक बड़ा एक तनावर दरख्त बन जाता है, कितने अरसे में होता है? जो हमने कटते हुए देखा दरख्त, वो तो हमें लग रहा था कि ये 40-50 साल पुराना तो 40-50 होगा, साल पुराना क्योंकि दरख्त वो उस इलाके में सबसे बड़ा दरख्त था। अब काफ़ी टाइम लगता है इनको, ये थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो अगर एक दरख्त एक नॉर्मल हाइट का भी आपको नज़र आ रहा हो, उसे 20-30 साल तो लगे होंगे इतना बड़े होने में। जैसे हमारे मुल्क में देखा गया, जैसे बता रहे शहर में हमारे कराची में इतना बड़ा जंगल है इनका मैंग्रोव्स का, तो इसमें देखा जा रहा है कि जहाँ हमारी आबी हयात को नुकसान है, एक तरफ तो छोटे छोटे से जो जाल होते हैं छोटे वाले बोलों को जो वो लगा के आबी हयात को ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, जैसे गुज़श्ता दिनों अखबार में भी देखा, अभी हाल ही में अखबार में भी आया कि बाबा आइलैंड है, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड बेसन है, बिल्कुल है, बिट आइलैंड है, और कुरंगी में बाकायदा इस लकड़ी को काट के सी बोली लगाई जाती है, बेची जा रही है लकड़ी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये लकड़ी पानी के बीच में इतनी सलामत है तो कहीं भी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से समुद्री इलाकों में बड़ा फ़ायदा देगी ये लकड़ी। इसमें तो मैं बिलाल बता दूं कि ये इसके 3 इसके मकासद होते हैं जो के लिए इस लकड़ी इस्तेमाल होती है। एक टिम्बर, एक फ्यूल, और दूसरा जो है वो हमें आप समझ लें कि इसको जो है वो जलाने के लिए काम आती है, ठीक है ना। और फॉडर भी है इसमें, जिसमें ये जो हमारे मवेशी हैं इसके पत्ते खाते हैं वो बहुत शौक से। अच्छा। हाँ, और इसमें बताऊं कि चूँकि अब इसकी कंजप्शन इस तरह की है, निज़ाम जो कुदरत का बड़ा मज़ेदार है कि ये जो इसके पत्ते हैं ये इनमें जो है ये सलाइन वाटर में चूँकि ग्रो कर रहा होता है ये, तो ये पत्तों से इसकी जड़ें जो हैं हैंगिंग रूट्स होती हैं इसकी, ठीक है, ये देख रहे हो हैंगिंग रूट्स हैं सारी, और ये जो हैं ये इनके पत्तों से ये नीचे से अपनी ग़िज़ा लेते हैं, यानी सलाइन जो इसको सॉल्ट क्रिस्टल्स, और उनको जाकर स्टोर करते हैं अपने पत्तों में, और जब वो पत्ते सूख के गिरते हैं तो फिर वही मछलियों की खुराक बनते हैं जो नीचे से मछलियाँ आ रही होती हैं। तो इतना ज़बरदस्त फूड चेन चल रहा होता है कि हम जब इनको काटते हैं, मतलब ये एक साइक्लोन बना, साइक्लोन को रोक रहा है, लेकिन साइकिल, हाँ साइकिल चल रही है, और उस साइकिल की वजह से जो हम जो पीछे पड़ गए हैं इसके, फिर जैसा मैंने बताया कि फॉडर है, फ्यूल है, टिम्बर है, ये 3 बहुत बड़ी सोर्स है जो हम इससे हासिल करते हैं। मैंग्रोव एक यूनिक इकोसिस्टम है जो कि बुनियादी तौर पे मीठे पानी के पौधे हैं, फ्रेश वाटर का प्लांट है मैंग्रोव, जो कि समुद्र के किनारे सर्वाइव करता है। उसने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए समुद्र के हैबिटेट में अपनी जगह बना ली है, लिहाजा जहाँ पर कुछ फ्रेश वाटर किसी न किसी फॉर्म में अगर अवेलेबल है वहाँ मैंग्रोव आपको मिलेगा। और पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ पे खासी तादाद में मैंग्रोव मौजूद है। ख़ास तौर पे इंडस डेल्टा का जो माउथ का इलाका है वहाँ पर, सोनमियानी में दाम का जो इलाका है, और उसके अलावा कलमत खोर और जीवनी में नेचुरली मैंग्रोव मिलता है। पहले ऐसा था कि मैंग्रोव की 8 स्पीशीज़ मिला करती थी पाकिस्तान में, लेकिन रफ्ता रफ्ता शायद हालात और पानी के फ़्लो और कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अब 3 स्पीशीज़ मिलती हैं। लेकिन इंडस के मेजर एरिया में नेचुरली सिर्फ एक ही स्पीशी मिलती है जिसे हम एविसिना मैरिना कहते हैं, लेकिन सोनमियानी वाहिद जगह है जहाँ नेचुरली ये तीनों स्पीशीज़ मिलती हैं। इसकी अहमियत को मेरे ख़्याल में डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ना सिर्फ ये कार्बन फिक्सेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम करते हैं, पोल्यूशन को किसी हद तक मिटिगेट में काम करते हैं। इस पे डिपेंडेंट फिशरीज़ मौजूद है, मछलियों के और झींगों के कुछ बच्चे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइफ हिस्ट्री का एक पार्ट इसके नीचे गुजारते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो डिट्राइटस का मेजर सोर्स हैं, वो जो कोस्टल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेइंतहा फ़वाइद हैं, बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं, लिहाजा इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए, आबी हयात के लिए देखा जाए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमने बात की कि जो हमारे कुदरती आफात आती हैं उनको रोकने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
लेकिन बोट बेसन में मैं देखा जब हम छोटे हुआ करते थे, यहाँ आया करते थे फैमिली के साथ, तो एक बहुत बड़ा जंगल बना होता था इसी टाइप का। अभी मुझे समझ आ रहा है वो किस चीज़ का जंगल था, लेकिन वो आस्ते आस्ते एकदम से ख़त्म हो गया। क्या वहाँ पानी नहीं आता था, क्या वजह थी, कैसे वो जंगल बना? अगर पानी नहीं था तो जंगल कैसे बन गया? वो टिमर का ही था मेरे ख्याल से, तो मैंग्रोव्स ही थे। मैंग्रोव्स थे। और मैं इसमें कहता हूँ कि देखो आज हम बड़ा सुन रहे हैं चाइना कटिंग, चाइना कटिंग, चाइना कटिंग, तो हम कभी ये नहीं बात करते कि समुद्र कटिंग भी तो कोई चीज़ होती है। और जब समुद्र कटिंग होती है तो उसके साथ मैंग्रोव्स भी जाते हैं, सारी आबी हयातियात भी जाती हैं। और जो हमारे माहौल का को जो इतना बड़ा रिस्क जो हमारे ऊपर सर के ऊपर जो मैं नजर आ रहा है। पॉइंट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तो क्लियर हो गया हूँ, अब उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए बात ये थी कि हम आज से ज़्यादा पीछे ना जाओ, तुम चले जाओ अर्ली 2000 पे चले जाओ, 1995, 96, 97। वहीं पर जब बोट बेसन से जब आप चलते थे तो आपको जब टिमर के भरपूर जंगलात नज़र आते थे। और मैंने खुद उन जंगलात में ज़बरदस्त किस्म की वाइल्ड लाइफ देखी है। वहाँ मैंने पेलिकन्स देखी, वहाँ मैंने फ्लेमिंगोज देखी, वहाँ हमने स्टॉर्क्स देखी। और शहर के बीचों बीच एक नेचुरल हैबिटेट मिला हुआ था इन सारे परिंदों को। और वो परिंदे जो हैं वो आते थे और आके यहाँ पर हमें सुबह से शाम तक उनको यहाँ पर उनकी ग़िज़ाई चीज़ें मिलती थी। और उनको वहाँ पर ग़िज़ा उनकी मिलती थी, फूड चेन होती थी, वो उनको मिलती थी, ग़िज़ा मिलती थी, वो परवरिश पाते थे। उसी में जो है वो जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि इसमें ओशन जो है, क्रस्टेशन जो है, वो सारी जिसमें केकड़े हैं, जिसमें झींगे हैं, ये सब ये तो अभी यहाँ भी देखे थे मैंने, जब आपने देखे ना, अभी हमने नोटिस किया था उधर। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर एक परवीन रहमान की एक बात भी कोट करता चलूँ। एक दफ़ा उन्होंने से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ऐसी बड़ी प्यारी बात कही कि हम जो बड़े बड़े जैसे हम इस वक्त जो है वो फ्लाई ओवर्स बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इनके लिए भी एक फ्लाई ओवर बना दें। और ये मछलियाँ एक जो अब एक पानी से निकल के दूसरे पानी की तरफ आना चाहती हैं, हमने बीच में तो उनके लिए बैरियर बना दिया। अगर आप कुरंगी जा रहे हो तो आपको नज़र आएंगे, डिपेंड करता है कौन सी सड़क लें, बट सीधे हाथ पे तो एक तो टैनरीज का वेस्ट भी वहाँ बहुत आता है, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। और ये जो लैंड रिक्लेमेशन हुई है उस इलाके में, ये तो बहुत डेकेड से चल रही है, तो इससे वो जो पूरा माउथ ऑफ द मलीर रिवर है वो नैरो हो गया है। तो अब लोग तो यही कहते हैं कि चिड़ियाँ बड़ी कम आती हैं। आपको पता है ये जो रास्ता है ये इंडस फ्लाईवे पे है, साइबेरिया से यहाँ नकल मकानी करके चिड़ियाँ आती हैं, तो अब कम आ रही हैं। फ्लेमिंगोज होती थी एक ज़माने में, जब आप माइकोलाची बनने से पहले उस इलाके में बोट बेसन के बहुत फ्लेमिंगोज होती थी। कोई भी इलाका, समुद्री साहिली इलाका ख़तरे से खाली नहीं है। साइक्लोन्स टकराते हैं, साइक्लोन तबाही ला सकते हैं। और कराची पे गुज़िश्ता अगर आप 15 साल में देखें तो बड़े बड़े तूफ़ान आ चुके हैं जो कि खुशकिस्मती से इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके। और अगर मैंग्रोव एक इकोसिस्टम है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी वजह से उसको काट दें, निकाल दें, तो उसके नुकसानात बहुत सारे हैं। अगर उनको हम लिस्ट करना चाहें तो शायद मेरे ख्याल मुमकिन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तूफ़ान का असर, फिर प्रोडक्टिविटी पे असर, फिर हमारे लिए 10 किस्म के सोर्सेज हैं, जो मछलियाँ हैं उनकी तादाद में कमी होना है। तो अगर हम इन जंगलों को काट देंगे तो हमारी फिशरीज़ भी ख़त्म हो सकती है। हमारे रहने सहने किसी भी एक माहौल में जब आप कोई बहुत बड़ी चेंजेस लाते हैं तो उसके इम्पैक्ट इतने होते हैं जिसमें से कुछ हमें अभी तक समझ में भी नहीं आया कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और तूफ़ान का असर भी उस पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हमने कराची के ईस्टर्न एरिया में, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और साउथ में मैंग्रोव खासी तादाद में मौजूद हैं, तो किसी भी इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी में जिसमें तूफ़ान भी शामिल है, इवन जो हीट वेव है उसके लिए भी ये एब्जॉर्बेंट का काम करता है। पौधों की मौजूदगी किसी मुल्क की हेल्थ को इंडिकेट करता है। मैंग्रोव एक इतना बड़ा सिस्टम, उसको काट देने के नुकसान आप इमेजिन कर सकते हैं कितने होंगे। बाद हम तस्वुर में नहीं ला सकते कि अगर हम उसको तबाह कर दें तो हमारे लिए कितने नुकसान होंगे। बात और आप बताऊं इसमें बिलाल कि देखो हमारा जो यहाँ पर यूथ है ना, हमारा जो इस ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं ना, उनको हमें अवेयरनेस देनी है, हमें उनके लिए टूर्स बनाने हैं, हमें उनको दिखाएं। आज तुम और मैं जैसे देखे हैं, इस तरह बच्चे देखेंगे तो यही मुस्तकिल के मेमार हैं। और याद रखो कि ये बच्चे जो हैं, हम तो फिर भी हो सकता है
हिपोक्रेसी होती है हमारे अंदर, लेकिन बच्चों में नहीं होती। आज वो बच्चों को जो बात समझ में आ जाएगी ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरा ये दावा है कि यही बच्चे जो है ना इस मुल्क को संभाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले जो है मड हाउसेस जो होते थे, मड फ्लैट्स बने होते थे, ठीक है, मतलब ये टीले होते थे मट्टी के। और वो भी चूंकि ये एक नेचुरल हैबिटेट है। और उसमें एक और चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें बिलाल, उसमें एक चीज़ होती है मड स्किपर। ये एक मछली है एक तरीके की, जो कि हीरा मछली जो होती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेड स्नैपर कहते हैं, वो मछली जो है उसको बहुत शौक से खाती है उसको। अच्छा। और वो चूंकि उसको शौक से खाती है तो वो इन जगहों पर आ जाती थी, और अब जबकि उसको उसकी ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगी। ऐसा है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। मैंग्रोव दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो उसको किसी भी तरह से अगर काटा जाएगा, नुकसान पहुंचा जाएगा, या किसी तरह से वो हालात ख़राब कर दिए जाएंगे कि मैंग्रोव सर्वाइव ना कर सकें, जैसे कि आपने माईपोलाची पे देखा कि उसका पानी रोक दिया गया तो मैंग्रोव ख़त्म हो गए। तो अगर ये किया जाएगा तो अल्टीमेटली इसके शायद नुकसानात को हम टेंजिबल फॉर्म में कहें कि मैं आज 100 रुपये का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। ये नुकसान बहुत डीप रूटेड नुकसान है, जो कि बहुत ज़माने तक रफ्ता रफ्ता हमें इफ़ेक्ट करता रहेगा। लिहाजा मैंग्रोव लगाना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने जो मुख्तलिफ़ इदारे, NGO, CBOs और ख़ास तौर पे सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बलूचिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो एफर्ट किए, तो पाकिस्तान दुनिया के लकीली उन चंद मुल्कों में जहाँ के रिसेंट पास के दरमियान मैंग्रोव का कवर एरिया बढ़ गया है। एज अ सिटीज़न हमें किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों को बचाने के लिए? मैं तो ये कहती हूँ कि कराची के शहरी होते हुए हम ज़रूर जाएं और मैंग्रोव्स देखें। आप सैंडस्पिट पे देख सकते हैं, आप बोट बेसन पे जाके वहाँ खड़े होके देख लें मैंग्रोव्स। आप कुछ इदारे हैं कराची में जो टूर्स भी कराते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से WWF और IUCN वाले हैं। आप रब्ता करें, या आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रब्ता करें, कुछ मालूम करें कि ये इन जंगलात की हिफाजत कौन करता है। और कुछ टूर्स होने चाहिए जो लोग जाके देखें और फिर ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं कि इनको बचाना चाहिए। कराची शहर में जो डेवलपमेंट हो रही है तो वो इस तरह की हो कि हम अपने जंगलात को ना ख़त्म करें। अच्छा मुस्लिम रज़ा साहब, जाते जाते आपसे मैं चाहूँगा आप कोई मैसेज भी दें हमारी हुकूमत को भी, हमारी आवाम को भी, और फिर जो इससे मुताल्लिक़ इदारे हैं उन्हें, कि किस तरीके से हमें कैसे महफूज कर सकते हैं। मेरे लिए हुकूमत को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि वो जो सो रही है वो जाग जाए। और असल मैसेज जो मैं आवाम को देना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने हिस्से का काम करें। खुदारा ये ना सोचें कि कोई क्या कर रहा है या कोई क्या नहीं कर रहा। आप ये सोचें कि आपने क्या करना है। अगर आज भी हमारा हर यहाँ पे बसने वाला हर शहरी ये सोचे कि मुझे किसी भी बुराई को देखना है तो मुझे पहले उसको फिज़िकली रोकना है, उसके बाद हमने जाकर उसको वर्बली रोकना है। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर उसको दिल से बुरा समझेंगे उसको। ये एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम इसके लिए ढाल नहीं बनेंगे, दीवार नहीं बनेंगे, तो ये बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी और ये मुल्क अबतर से अबतर होता चला जाएगा। तो लिहाजा अभी छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों को मैं कह रहा हूँ आज ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोग निकलें अपने पेरेंट्स के साथ, क्या हमें दिखाएं मैनग्रूव्स। वो बच्चे पेरेंट्स लेके जाएं, इनको रेकी कराएं, दिखाएं, देखो बेटा ये मैनग्रूव्स हैं, ये इनकी खसूसियात हैं। फिर वो बच्चों के अंदर शऊर बेदार होगा, शौक़ बेदार होगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। वो देखिए बच्चे में देखें बिलाल, बच्चे जो हैं वो मैन पावर होते हैं, बहुत बड़ी फोर्स है। मैं इसको कहता हूँ इज अ ग्रीन वर्क फोर्स। ये बच्चे जो हैं, मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट्स बहुत जगहों पर ऐसे किए हैं जहाँ पर हमें बाहर से फोर्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बच्चे ने अगर 4 पैकेट्स भी उठा लिए ना तो सफाई हो जाती है फ़ौरन। ये आप देखें, उसको यूटिलाइज़ कर लें। अगर 600 बच्चा मैदान अमल में निकल आए, काम करना शुरू कर दे, तो पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। सही इसी तरीके से हमारे समंदरों को भी ज़रूरत है। यहाँ आके मुझे खुशी बड़ी हुई मसलन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज भी दिया, कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा। बहुत सी मालूमात मुझे भी मिली और बहुत सी मालूमात जो हमारी आवाम को भी मिलेगी। लेकिन तमाम तर बातें अपनी जगह। आखिर में फिर यही कहूँगा कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इन चीज़ों की अहमियत क्या है तो हम कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करके लाजमी इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।